नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा इस अकेडमी में। चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर्स 4 अप्रैल 2022 का। मेन सोर्स जो इससे लिया गया ऑफ कोर्स आसाम ट्रिब्यून से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज भी हम लोग ज़रूर से रेफर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड इफ़ यू एट ऑल वांट टू टेक एडमिशंस इन भद्रायस अकेडमी देन प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स फॉर फर्दर डिटेल्स। एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। असम ग्राउंड वाटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2022, राइट। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लीजिएगा तो GS3 वाटर रिसोर्सेज हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और ऑफकोर्स सोर्स तो है असम ट्रिब्यून, डायरेक्टली लिया ही गया, राइट। नाउ बात क्या बोली गई है इस रूल के अंडर दैट अथॉरिटीज सेटअप की जाएंगी। कौन सी अथॉरिटीज भाई? एक है असम स्टेट ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और एक है जोनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज। अब ये अथॉरिटीज जो सेटअप की जाएंगी ना, इनका काम पता क्या रहेगा? दैट असम भर में जहां जहां पर रैम्पेंट तरीके से एकदम अंधाधुंध तरीके से वाटर का एक्सट्रैक्शन अगर किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन या फिर इलीगल वेब से एक्सट्रैक्ट अगर किया जा रहा है, राइट, मेनली स्पेसिफिकली सिटी रीजन्स में, क्योंकि गांव रीजन्स में तो ज़्यादातर इलीगली एज सच काम होता नहीं है, राइट। बट हाँ, स्टेट रीजन्स में जो भी अगर किया जा रहा है तो उस पर जो है नज़र रखने का काम इन अथॉरिटीज़ का रहेगा, जिससे फुलफिल किया जा सकता है वाटर नीड्स ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन इन द मेन सिटी रीजन्स ऑफ असम, राइट। तो ऑफ कोर्स इससे हम क्या बता सकते हैं दैट ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन होगा आने वाले समय में वह काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होने वाला है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इसमें कुछ कुछ ऐसे भी प्रोविजंस है ना, अगर रैम्पेंट या फिर इलीगल वे में अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ग्राउंड वाटर को तो आपको पेनल्टीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड इंश्योरिंग बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू अप्रोप्रिएट वाटर कंजर्वेशन स्कीम। मतलब जो प्रॉपर वाटर कंजर्वेशन वेरियस स्कीम्स जो आती है ना, उसके आधार पर मतलब ये अथॉरिटीज क्या करेंगी दैट उन स्कीम्स को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है, तो उन स्कीम को एक जगह मर्ज करके एक अम्ब्रेला वे में कोऑर्डिनेट करेगी। खत्म बात, ठीक है ना। नीट, चलो ये सब तो अच्छी अच्छी बातें बोल दी गई है दैट हाँ ये सब चीज़ें होंगी, बट सवाल होता है दैट और क्या कुछ और भी कुछ ज़रूरत है? जी हाँ, ज़रूरत मेन चीज़ क्या है जो कि इस आर्टिकल में बोला जा रहा था वह है पूरा अगर असम देख लीजिएगा आप, राइट, असम कुछ ऐसा है ना, है ना। तो असम का अगर आप जियोलॉजिकल टेरेन देख लीजिएगा ना, वो सेम तो नहीं है ना जी। तो अगर कहीं पर सोचो प्लेन एरिया है, कहीं पर आपका जाकर हिल्स है, कहीं पर हिमालयाज के पोर्शंस है, राइट। तो अगर ये पूरा असम सेम नहीं है, टेरेन्स अलग अलग जगह में अलग अलग है, तो ये जो मास्टर प्लान जो बनने वाला है आने वाले समय में ग्राउंड वाटर को रिलेटेड, वो तो अलग अलग बनना चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप क्लियरली यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ये देखो, यह है आसाम, ये देख रहे हो, ये आसाम का ऑलमोस्ट आपका प्लेन रीजन्स है ये सब, ठीक है। बट यहाँ पर देखो हिल रीजन आ रहा है ना, ये देख रहे हो, ये वाला क्या है, ये वाला आपका जाके पूरा एकदम माउंटेनियस रीजन है ना, ये कितने ज़्यादा हिल्स है ये सब ऑलमोस्ट, है ना। दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ मेघालय प्लेट्यू एज वेल, राइट। सो वही चीज़ बोला गया, अलग अलग रीजन में जो है ना आपका जाकर आसाम का जियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है, टेरेन अलग अलग है। इसीलिए वन साइज फिट ऑल टाइप का स्कीम हम जो है वाटर रिलेटेड स्कीम हम लोग यहाँ पर नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अलग अलग जगह में हमें अलग अलग दूसरे टाइप ऑफ स्कीम्स हमें लागू करने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था पता है? असम का जो कछार डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कछार डिस्ट्रिक्ट याद है, तो कछार डिस्ट्रिक्ट को सेकंड रैंक मिला है इन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के इम्प्लीमेंटेशन में, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ना। आपसे यह भी पूछ सकता है दैट हाँ कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बेसिकली टॉप किया है आसाम से, राइट, एक तो ये पूछ सकता है। बट साथ ही साथ आपको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी पूछ सकता है, राइट। तो हम लोग चलो ये तो हमें समझ गया ना दैट किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप मारा है आसाम से, ठीक है। अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यह क्या है? देखो, यह एक ऐसा स्कीम है सरकार का जिसके तहत उस टाइप के गांव टाइप के रीजन्स को सेलेक्ट किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट के पॉपुलेशंस ज़्यादा है। इनफैक्ट वैसे गाँव को प्रेफर किया जाता है जहां पर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना उनका वो शेड्यूल कास्ट है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, राइट। और उसके बाद वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज की जाती है अंडर द ग्राम विकास योजना, राइट।
और इससे फ़ायदा क्या होता है दैट क्योंकि वहाँ पे मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उनको जो है डायरेक्टली इस स्कीम का बेनिफिट भी मिलता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। और साथ ही साथ कन्वर्जेंस की जाती है डिफरेंट मॉडल्स या फिर डिफरेंट स्कीम जो कि सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो तो खैर है ही, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट इज एनजीओज के रिलेटेड था दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला न्यूज़ अलग सा न्यूज़ है, इसलिए मैंने उसको सजाया हुआ है उतना नहीं, मैंने इस डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट आपको लगाया है। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से जो है एनजीओ के बारे में जो है ना हम लोग GS2 में पढ़ते हैं, क्योंकि GS2 में क्लियर शॉर्ट मेंशन किया हुआ है दैट द रोल ऑफ एनजीओज, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders। ठीक है, सो उस सेक्टर में हम लोग एनजीओ की क्या क्या रोल होती है सोसाइटी को ओवरऑल डेवलप करने में, कल्चरली, इकोनॉमिकली, राइट, सोशली, उसको हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, एक एनजीओ है जिसका नाम है मंडल, है ना, यह एक फ्रंटलाइन एनजीओ है ना, जो क्या साबित हुई है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में दैट एक कैटलिस्ट की तरह साबित हुई है, जिससे यहाँ पर के जो आदिवासी जो रहते हैं ना उनके लाइफ को बहुत हद तक इस एनजीओ ने चेंज किया है, मंडल नाम के एनजीओ ना। यह अपने आप में केस स्टडी भी हो गया दोस्तों, जी हाँ, केस स्टडी भी है। कैसे? देखो, एक तो यहाँ के जो आदिवासीज है उनमें एडुकेशन के बारे में उनको जागरूक करना, उनके हेल्थ को कैसे वो लोग मेजर मतलब प्रॉपरली सेफ रख पाएँ, सैनिटाइजेशन मेजर्स कैसे ले, सुपरस्टिशियस बिलीव जो है, जो अंधा वाला बिलीव होता है, वो सब से कैसे निजात पाया जाए, राइट। मोर ओवर एकेडमिकली सेक्शंस जो बैकवर्ड सेक्शंस है ना उनको कैसे आगे लाना है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती थी ये आपकी मंडल एनजीओ, है ना, टी गार्डन्स के वहाँ पे जो कर्मी काम करते थे। इनफैक्ट इस एनजीओ के मदद से जो है ना वहाँ पर उन्होंने पब्लिश भी किया था बुक्स, एनसीईआरटी जो और स्टेट वाला जो बेसिकली पब्लिकेशन है ना, उसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज, वहाँ के आदिवासीज के लोकल लैंग्वेज, वो क्या है, सादरी लैंग्वेज, समझ रहे हो। तो सादरी लैंग्वेज में पब्लिश किया, इससे क्या हुआ दैट आदिवासीज के जो चिल्ड्रन थे वो लोग घर में भी सादरी लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब वो जो लोग जो पढ़ रहे हैं बुक्स वो भी सादरी लैंग्वेज का है, ठीक है, तब तो फायदा ही फायदा है ना जी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर बोल सकते हो। यही क्यों, इनफैक्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक फ्लैगशिप स्कीम आपको पता होना चाहिए, उन्नत भारत अभियान, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इस मंडल जो एनजीओ है उनके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि मंडल एनजीओ ने बेसिकली सिफारिश दी थी तेजपुर यूनिवर्सिटी को, क्योंकि उन्नत भारत अभियान के तहत एक स्कीम है सरकार की जिसके तहत कोई भी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ अगर होंगी वो आजू बाजू वाले कोई गांव को अडॉप्ट कर लेगी और उस गांव में जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना है या फिर कुछ भी ऐसा मदद जो क्या उस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो किया जाएगा। ठीक है, तो वही उन्नत भारत अभियान का मदद लेकर यह जो एनजीओ है मंडल, यह उनके पास गई और उनको बोली दैट देखो भाई तेजपुर यूनिवर्सिटी वालों को, दैट देखो आप ये गांव को आप अडॉप्ट कर लो, होरी गांव को। ठीक है, होरी गांव को अडॉप्ट किया उन्होंने, और होरी गांव का कोई भी अगर वहाँ के लोगों को कोई सम सॉर्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना हो, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि तेजपुर यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया तो तेजपुर यूनिवर्सिटी से साथ मिलकर यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको मदद की जाती है। अराउंड 30 वुमेन्स को जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा दी गई है। तो अलग अलग फैक्टर्स से बेसिकली कोशिश की जाती है इन एनजीओज के द्वारा दैट कैसे हम इनका सोशली, एडुकेशनली, डिफरेंट सेक्टर में कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, सो यही है एक रोल है जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया है एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफकोर्स पॉलिटी ऑफ इंडिया प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आप इसको देख सकते हैं। 26 नए तो डिस्ट्रिक्ट नहीं, अराउंड 26 डिस्ट्रिक्ट अभी हो गया है आंध्र प्रदेश का। पहले कितना था, 13, मतलब डायरेक्टली इसका दुगुना कर दिया गया, राइट। पहले इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, देख रहे हो, जिसमें कुर्नूल, गुंटूर, नेल्लोर, कुडापा, देन चित्तौर, अनंतपुर, कृष्णा, उल्लूरू, ईस्ट गोदा, तो ये बेसिकली इतने सारे थे। बट अभी ये 13 थे, अभी हो गए 26, राइट, सीधा दुगुना कर दिया गया है ना। कैसे किया भैया, गैजेटेड ऑफ कोर्स, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, खत्म हो गया। और उन्होंने क्या रीज़न दिया पता है दुगुना करने का, क्योंकि यहाँ पे जो नए डिस्ट्रिक्ट जो खुलेंगे उससे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वर्क्स होंगी, ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वर्क होगी तो गुड गवर्नेंस होगी, गुड गवर्नेंस होगी तो क्या होगा दैट गवर्नमेंटल स्कीम्स जो है वो प्रॉपरली डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ठीक है, तो यही सबका हवाला दिया गया। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में न्यूज़ था, CBI, राइट। क्यों? क्योंकि
जो हमारे लॉ मिनिस्टर है रिजिजू, उन्होंने सीबीआई को बोला दैट देखो, पहले तो वैसे सीबीआई के ऊपर एलिगेशंस लगे थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, राइट। जैसे होता नहीं है दैट केज में एक पैरट को बंद कर दिया जाता है और उसको जो भी डायरेक्शन दो वही मानेगा ठीक है। तो उसी टाइप से सीबीआई भी वो को ऐसा बोला जाता था। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था सीबीआई के ऊपर, राइट। बट अभी जैसे बोल रहे हैं रिजिजू जी दैट देखो भाई, सीबीआई जो है अभी इट इज नो मोर अ केज पैरट, उनको अपना इंडिपेंडेंस इतना ज़्यादा मिला हुआ है दैट वो लोग फुल्ली सब कुछ इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं, राइट। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, जीएस2 फेडरलिज्म सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो, राइट। सीबीआई के बारे में डिस्कस करें दोस्तों, चलो। यह एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है ऑफकोर्स इंडिया में, जो क्या फंक्शन करती है अंडर सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, under the what? Under Ministry of Personal Pension and Public Grievances, Government of India. However, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट। सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर कुछ भी एक्शन लेना हो उसमें, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगी, नहीं, उसमें सीबीआई नहीं आएगी, उसमें कौन आती है? उसमें सीवीसी आती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्लियर है? ये छोटा सा डिफरेंस लेकिन ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत काम का चीज़ है। इट इज़ ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशंस ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल। जी हाँ, इंटरपोल जो होता है ना, ये एक पूरा दुनिया के जो डिफरेंट देश के पुलिस जो है वो एक साथ आता है, जिससे अगर वर्ल्ड अगर इंटर कॉन्टिनेंटल अगर क्राइम्स एग्जिस्ट कर रही है तो उसको दबाने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली इंटरपोल को बनाया गया है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इंडिया के तरफ से जो है सीबीआई इंटरपोल को बेसिकली मदद करती है, आप ये बोल सकते हो, राइट। सीबीआई के डायरेक्टर की अगर बात करें तो 2014 में लोकपाल एक्ट जो लाया गया था उसमें सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत कुछ चर्चा की गई थी, जिसमें बोली गई थी दैट देखो, एक कमेटी का गठन किया जाएगा, राइट, और उस कमेटी में जो हेड करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, बट उस कमेटी में अदर मेंबर्स भी रहेंगे, और वो अदर मेंबर्स में एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वो रहेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज, तो ये लोग कहीं ना कहीं रहेंगे, राइट। और होम मिनिस्ट्री जो है इट सेंड्स अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू डीओपीटी, देन द डीओपीटी प्रिपेयर्स फाइनल लिस्ट। जी हाँ, होम मिनिस्ट्री जो है वो बेसिकली लिस्ट भेजती है फाइनली और उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है। चलो ये सब तो खैर क्या है, ये सब थोड़ा ना पूछा जाएगा यार, बट आपको मेन क्या चीज़ पूछा जाएगा, ये वाला पॉइंट जरूर पूछा जा सकता है। ये पॉइंट क्या है? सीबीआई हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 years टेन्योर बाय द सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स है जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं दैट 2 साल का टेन्योर होता है ना। और ये टेन्योर किस एक्ट के तहत फिक्स किया गया है? सीवीसी एक्ट 2003 के अंडर, राइट। नाउ केज पैरेट जो बोला जाता है इसका मतलब क्या है? आपको ये कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है। देखो, पहले तो है इसलिए केज पैरेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था सीबीआई को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था इसके काम में, राइट। बहुत समय गवर्नमेंट का क्या होता था ना दैट सरकार अगर खुद गलती कर ली उसको छुपाने के लिए क्या करेंगी, सरकार अपने ऑपोजिशन पार्टी में बोल देगी सीबीआई को दैट जाओ इस मंत्री के घर पे छापा मारो, ठीक है। अब सीबीआई का छापा मतलब ही तो हो जाता है ना, एक नेगेटिव लाइट में आ जाता है, अरे सीबीआई का छापा पड़ा उसके घर में, अरे भाई सीबीआई का छापा पड़ा, ची 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 ची, है ना, जरूर शायद उसने कुछ गलती किया होगा, है ना। तो फॉर द टाइम बिंग कहीं ना कहीं एक वो तो लांछन लग जाता है ना जी, है ना। नेक्स्ट इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। जी हाँ, यहाँ पर मतलब एक तो इसलिए भी है क्योंकि उनका एफिशिएंसी काम करने का ज़्यादा है नहीं, बहुत ही पर्सनल्स जो टैलेंटेड स्किल्ड पर्सनल्स है उनकी कमी है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल लूज़ कर दी है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है ना दैट जो पार्टी सेंटर में है ना, और सीबीआई पता है किसके घर में छापा मारती है? सेंट्रल मिनिस्टर्स के घर में नहीं बल्कि इनके ओपोनेंट पार्टीज। तो अब देखो, अगर कॉमन सेंस सा बात है ना, अगर इनका ऑपोजिशन के पार्टी के घर में अगर छापा मारा जा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डायरेक्टिव है ना, कॉमन सेंस अब आता है भाई। तो इसलिए इन्होंने अकाउंटेबिलिटी भी लूज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सीबीआई आती तब हम लोग कुछ भी पूछ भी तो सकते थे ना सीबीआई से, बट इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से भी बाहर निकाल दिया गया। प्रिटेक्स्ट किया दिया जाता है पता है, नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट ये तो एक केस्ड पैरट है, राइट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको बहुत हद तक जोड़ सकते हैं। प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है इसका, क्योंकि डायरेक्टली प्रीलिम्स से ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जा सकता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शंस, पैसे जो ट्रांजैक्शन के लेन देन होते हैं ना, सिंपली बाई टैपिंग योर फोन। डायरेक्टली फ़ोन को टैप करो, आराम से पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ लो, मतलब पहले क्या होता था, अभी हम लोग को एकदम रिकॉर्ड करना पड़ता था फ़ोन से, मतलब सॉरी, फ़ोन का वो यूपीआई या फिर फ़ोन पे खोलना पड़ता था, या फिर पेटीएम खोलना पड़ता था, है ना। अभी क्या होगा ना, दैट आप सिर्फ अपना फ़ोन को इससे टच करोगे, जैसे टच करोगे ना, तो फ़ोन में जो वो हाई पासवर्ड एक होता है ना, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, जो कि आपका सीक्रेट पासवर्ड रहता है, वो पासवर्ड मांगता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा खोलने को। ठीक है, तो वह वाला टेक्नोलॉजी जो है अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है गूगल के द्वारा, तो इसीलिए था। बट हाँ, अब कौन सा कंपनी कर रही है वो हमारे को लेने देने से कुछ मतलब नहीं है भैया। हमारे को मतलब क्या है, हमारे को ये मेन जो मतलब है वो है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट। ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है, एंड इट अलाउज नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जैसे अगर सोचो ये नियर फील्ड डिवाइस है, राइट, और आपका फोन भी नियर फील्ड डिवाइस है, राइट, तो ऑटोमेटिकली सोचो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो खटाक से जैसे फोन को इससे टच करोगे तो आपका फोन में आ जाएगा दैट हाँ इतना पैसे आप ट्रांसफर करो। ठीक है, सो और हाँ, ये एक चीज़ जो ध्यान देना पड़ेगा दैट इसमें जो है ना, आपको डिवाइसेस को फ्यू सेंटीमीटर्स के भीतर ही रखना पड़ेगा। अगर बोल दिया जाए तो दैट मिनिमम जो है डिस्टेंस जो है 5 मीटर होना चाहिए, राइट। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो दैट विल बी गलत, राइट। क्यों? क्योंकि यार कुछ सेंटीमीटर, मतलब ये जो फ़ोन आपको टैप करना पड़ेगा ना, वो बिल्कुल इसके सटा देना पड़ेगा आपको, तभी आपका फ़ोन जो है इसका डेटा को रीड कर पाएगा। ये ऐसा मशीन है, समझ लो बात। नेक्स्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स न्यूज़ था, एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ दिखा था, सो इसलिए वहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया। और गवर्नमेंट ने जो है ना, इंटरेस्ट रेट वैसे तो देख रहे हैं आप डिफरेंट सेविंग स्कीम्स का घटा रही है, बट स्मॉल सेविंग्स स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट सरकार ने नहीं घटाया है। GS3 से फिजल पॉलिसी में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं इस टॉपिक को। देयर आर मेजर सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स। जी हाँ, ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होती हैं, ये हाउस होल्ड सेविंग स्कीम्स का मेजर सोर्स होती है। जैसे होता नहीं है दैट घर की महिला है तो वो अपने उनको 2,000 रुपये मिला पति से, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो इन सेविंग स्कीम्स में डाल देती हैं, ठीक है, जिससे उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो इसीलिए बोला गया ना दैट इट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स। अभी भी इंडिया की एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर रिलाइड है। ठीक है, द डिपॉजिटर्स गेट्स एश्योर्ड इंटरेस्ट इन देयर मनी। मतलब देखो क्या है, दो होता है सेविंग टाइप, एक होता है डेट, राइट। डेट में क्या होता है दैट आपको बोल देगा दैट 100 रुपये अगर दोगे तो 1 साल बाद आपको 108 रुपये में दूंगा, ठीक है। और एक होता है शेयर, है ना। अब शेयर या फिर इक्विटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका क्या है ना दैट अभी 100 रुपये में अगर आपने खरीदा, कल को अगर कंपनी का वैल्यूएशन सोचो और भी ज़्यादा दुगुना बढ़ गया, राइट, तो आपका ये 200 रुपये जो है ना, कल ही 200 रुपया हो जाएगा। बट इसमें रिस्क ये है ना दैट ये वैल्यूएशन घट भी तो सकता है ना, तो ये 100 रुपया जो है आपका घट कर 50 रुपया भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो देखो, अब जो रिस्क टेकर है वो लोग तो ये सब में लगा सकता है, बट वैसे लोग जो क्या जिनका मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसा कमाते हैं, मतलब नो डाउट सभी कोई मेहनत से पैसा कमाते हैं, बट क्या मैं बोल रहा हूँ ना दैट एक तो कम पैसा कमाते हैं और मेहनत से, तो वो लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। दैट कम पैसा मतलब क्या यार, 50,000, 60,000, 1 लाख तक, वो अभी के ज़माने में तो मैं कम ही बोलूँगा, राइट। तो उस टाइप के लोग जो है ना ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, को एक ऐसे ही तो कम पैसा कमाता है और क्या रिस्क लें, ठीक है। तो वो लोग जो है ना इस टाइप के स्कीम्स में जाते हैं जिसमें एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलता है। अगर बोल दिया गया 7% दूंगा अगले साल, राइट, तो अच्छा है ना। दैट अभी अगर आप सोचो 1 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कल को क्या आपको 1,07,000, मतलब 1 साल बाद 1,07,000 रुपया मिल जाएगा, राइट। वो तो बढ़िया है ना आपके लिए, समझ रहे हो। सो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया। और ये हाँ, जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स का कलेक्शंस होता है वह जो है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में डाल दिया जाता है। और पैंडमिक के समय जो है ये स्मॉल सेविंग स्कीम सरकार के रेस्क्यू में आई थी। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें डिपॉजिट किया और तब सरकार को पैसे भी चाहिए थे, राइट। तो वो जो नेसेसिटी जो है इस स्मॉल सेविंग स्कीम के द्वारा पूरी हुई थी, राइट। क्लासिफिकेशन अगर देखोगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, तो दोस्तों ये 3 हेड्स के अंडर क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है पोस्टल डिपॉजिट, एक होता है सेविंग सर्टिफिकेट, एक होता है सोशल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, राइट। पोस्टल डिपॉजिट ये कंप्राइज करता है स्मॉल सेविंग या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स जो होता है, आरडी जो बोलते हैं ना दैट हाँ हमने पोस्ट ऑफिस में आरडी करवाया है, तो वही वाला आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट्स ऑफ वेरियस मैच्योरिटी एंड मंथली इनकम स्कीम्स भी होती है, बेसिकली आपका जाकर
पोस्ट ऑफिस में, तो वो सब है, राइट। नेक्स्ट इज सेविंग सर्टिफिकेट। सेविंग सर्टिफिकेट में नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जिसको हम लोग एनएससी बोलते हैं, किसान विकास पत्र, वो सब इसमें आता है। ये भी लेकिन टाइप ऑफ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स ही है। लेकिन उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, राइट। तो ये सब भी जो है ना स्मॉल सेविंग स्कीम्स के कैटेगराइजेशन में आती है। क्लियर है। नेक्स्ट अच्छा, ये इसी में हाँ, डिटरमाइनेशन ऑफ रेट्स, माफ कीजिएगा, मतलब इसका जो रेट्स का जो डिटरमाइन किया जाता है स्मॉल सेविंग स्कीम का, तो कौन करता है, कैसे, क्या कुछ प्रोसेस है? जी हाँ, एब्सोल्युटली है। पीरियोडिकली इस रेट्स को तो रिव्यू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और उसके बाद रिव्यू करके अगर कुछ चेंजेस लाना हो तो वो मेक श्योर करती है दैट क्वार्टरली बेसिस पे उसको चेंज करते रहती है। मतलब सोचो, आप अगर आज अपने पापा का स्मॉल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपने खुलाने गया, ठीक है, और आपको आज का रेट मिल रहा है 7.8%, ठीक है। ये जरूरी नहीं है दैट अगले साल भी ये 7.8% हो, अगले साल ये 7.7% भी हो सकता है। इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन द पीरियोडिक रिव्यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर उन्हें लगा दैट हाँ इसको कम करना चाहिए तो वो कम कर देंगे। बट हाँ, एक साल तक जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो लेकिन 7.8% के रेट से ही मिला होगा, राइट। बट इस ये वाला साल को जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये लेकिन 7.7% के रेट से मिलेगा आपको, ठीक है। Next is Shyam Gopinath panel 2010 constituted on small saving scheme had suggested a market linked interest rate for small saving। अच्छा, ये बेसिकली इस पैनल को सेटअप किया गया था, है ना, जिसका कॉन्स्टिट्यूट इसीलिए किया गया था दैट मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट सेविंग स्कीम को स्मॉल सेविंग स्कीम से कैसे जोड़ा जा सकता है। तो एनीवेज वो सब अगर याद रहे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर रिस्टोरिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में बहुत ज़्यादा टसल चल रहा है ना। टसल क्या चल रहा है ना, दैट अभी बहुत सारे, आपको पता होना चाहिए दैट अभी कोई भी सरकारी जॉब में सच पेंशन नहीं है, राइट। पेंशन इन द सेंस दैट पहले जो आपके मम्मी पापा को मिलता था ना, आपको नहीं मिलेगा अभी वो पेंशन, है ना। दैट अगर आपने सरकारी जॉब किया तो पेंशन मिलेगा ही, पहले ऐसा गारंटी था, राइट। बट अभी वैसा लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या, दैट और हाँ, मतलब इसका मतलब क्या, दैट आपको अगर अभी पेंशन का फायदा उठाना है ना, तो आपको अपना अमाउंट कुछ ना कुछ सेविंग करना पड़ेगा, ठीक है। वो सेविंग का पैसा जो है उसको एज अ अलग पेंशन स्कीम बनाया जा सकता है, बट एज सच अभी कोई एज सच पेंशन स्कीम नहीं है, राइट। राजस्थान ने रिसेंटली बोला था दैट वो लोग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से ले आएंगे, जिससे उनके राज्य में जो कर्मचारी है उनको पेंशन जिससे मिल सके, राइट, इन द स्टेट फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड छत्तीसगढ़ इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सूट, मतलब छत्तीसगढ़ जो है इस सूट को फॉलो करने वाला है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश एंड असम हैव ऑल्सो फॉर्म्ड कमिटीज रिगार्डिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम। इनफैक्ट देखो, आसाम के गवर्नमेंट ने भी फॉर्म किया हुआ है कमेटी, जिससे आसाम रिव्यू कर रही है दैट ये न्यू पेंशन स्कीम को हटा के फिर से वही ओल्ड पेंशन स्कीम ला दिया जाए। मतलब आसाम, इसलिए तो आप लोग एपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप लोग को फायदा ही मिलने वाला है फ्यूचर में, आपका पेंशन रहेगा, टेंशन मत लो। बट एनीवेज थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का न्यू पेंशन के साथ। देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था ना, दैट ये स्कीम एश्योर करता था दैट लाइफ लॉन्ग इनकम आपका आता रहे पोस्ट रिटायरमेंट। जैसे अगर आप सोचो, अगर आपने नौकरी की तो आप जैसे रिटायर कर गए ना, बट स्टिल सरकार आपको कुछ ना कुछ पैसे देते रहेगी, राइट। यूजुअली द एश्योर्ड अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। जी हाँ, लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होता है यूजुअली, है ना, बट इसमें भी इंक्रीमेंट जरूर होता है, समझ रहे हो। अच्छा, द गवर्नमेंट बियर्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेंशन एंड स्कीम को डिसकंटिन्यू किया गया था 2004 में। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा था दैट भैया आने वाले समय में जो है ना, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पेंशन का बर्डन बहुत ज़्यादा होने वाला पैसा का, ठीक है, तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बट अभी फिर से इसके बारे में बात की जा रही है और ऐसा बोला जा रहा है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया था, इसको बहुत सारे स्टेट में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। बट सवाल ये होता है दैट नेशनल पेंशन स्कीम है क्या? अगेन, अगर 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू किया गया था तो नया तो एक स्कीम लाया गया था ना, वही था नेशनल पेंशन स्कीम, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, और ध्यान दीजिएगा तब जो ये आर्म फोर्सेस के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था एज अ वे फॉर द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट जो है इन पेंशन लाइबिलिटीज से अपने आप को छुटकारा डाल सके, राइट। एंड एनपीएस अलाउज सब्सक्राइबर्स टू डिसाइड whether they want to invest their money by contributing regularly in the pension scheme throughout their career or not, right। मतलब
ये जस्ट एक ऑप्शन दिया गया दैट आप अगर डालना चाहते हैं, ऑफ कोर्स सभी कोई चाहेगा, राइट, कौन नहीं चाहेगा दैट फ्यूचर उनका सिक्योर्ड रहे भाई, है ना। तो इसीलिए आपको ऑप्शन मिलता है और यू कैन कंट्रीब्यूट सम ऑफ योर अमाउंट टू दिस नेशनल पेंशन स्कीम। बट ध्यान दीजिएगा, क्या ये नेशनल पेंशन स्कीम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खुला हुआ है? नहीं, ऑल द सिटीजन मोड, ठीक है, हर एक सिटीजन जो है वो एनपीएस से जो है इंक्लूड कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट एनपीएस जो है अलाउ करता है हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, इंक्लूडिंग एनआरआईज। जी हाँ, एनआरआईज भी इसमें सब्सक्राइब अपने आप को करवा सकते हैं, जो क्या एजेड है बिटवीन 18 टू 70 ईयर्स, और ये अगर चाहे तो एनपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? इनफैक्ट मैंने अब इसका स्ट्रेस देकर क्यों पढ़ा है पता है? क्योंकि 2017 को देखो, यह ऑलरेडी प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछ लिया था, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम। आप बताइए ना। चलो, रेसिडेंस ऑफ इंडियन सिटीजन ओनली, अभी तो देखा हम लोगों ने एनआरआईज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। पर्सन्स ऑफ एज 21 टू 55, अभी तो हम लोगों ने देखा क्या 70 ना गया, हाँ देखो 18 टू 70, है ना, तो यह भी रॉन्ग हो गया जी, है ना। तीसरा है ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा चलो, ये हमको नहीं पता, ठीक है। और ये वाला देखते हैं, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। देखो आर्म्ड फोर्सेज पहले ही मैंने बोला था ना दैट इनको नहीं, देखो यहीं पे तो डिस्कस किया था ना, देखो एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेज, राइट। तो यहाँ ये वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन गलत, तो कॉमन सेंस अब आता है ना, तीसरा ऑप्शन ही सही होगा, राइट। भले ही आपको ये पता नहीं है, बट स्टिल यू कैन टिक दैट यस दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ऐसे जो है हमें टिक भी करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी गेम। अब एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, उसी के रिलेटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी गेम दैट इज अभी जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, आपको पता होना चाहिए दैट रशिया भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करने में तुला हुआ है, और वेस्टर्न कंट्रीज भी जो है इंडिया के पास आ रही है बोलने दैट देखो आप रशिया को कंडेम करो। रशिया बोल रही है दैट नहीं नहीं हमें कंडेम मत करना, मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, राइट। उस समय जब यूएस ने हमें धोखा दिया था तब रशिया ने हमारे को बचाने आया था, ठीक है, तो उनको धोखा कैसे दे दे भाई, है ना। मुझे तो लगता है शायद ही मतलब न्यूक्लियर भी अगर गिरा दे तो वो तो चलो एक्सट्रीम हो गया, उसमें तो खैर ऑब्जेक्शन करना ही चाहिए, बट एनीवेज अभी एक्सट्रीम जितना भी सिचुएशन हो जाए ना, हमारा रशिया इज ऑल वेदर फ्रेंड एंड वी कैन नॉट नेग्लेक्ट देम, राइट। तो हमें उनके डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। मोर ओवर अगर हमारी डिपेंडेंसी भी अगर देखी होगी रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना, इतना डिफेंस हम लोग प्रोक्योरमेंट किए हुए हैं, बाई चांस सोचो हम लोगों ने रशिया के अगेंस्ट खिलाफ कुछ दे दिया भाषण, है ना, तो क्या होगा, हमारे डिफेंस जो वो मटेरियल्स है ना वो लोग नहीं भेजेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यह एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो एनीवेज यहाँ पे क्या बोली जा रही है, यहाँ पे बोली जा रही है दैट अभी जो है न्यू दिल्ली दैट इज इंडिया के लिए एक टफ टाइम से इंडिया गुजर रहा है ना, और मेक श्योर करना पड़ेगा दैट इंडिया को अपने कार्ड्स को जो है ना बहुत ही सही टाइप से खेलना पड़ेगा, राइट, जिससे हमारा फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल डिविडेंड्स हमें आते रहे, मतलब हमारे को रशिया से भी फायदा मिलता रहे, यूएसए से भी फायदा मिलता रहे, ठीक है। तो हमें ऐसा अपना गेम ऐसा कुछ खेलना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी गेम हेडलाइन दिया हुआ था। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटरनेशनल रिलेशन से इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया पता है, मेन जो चीज बोला गया ना, मैं उसको आपको साथ में प्रेजेंट करने वाला हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करने में ऐसे तुली हुई है दैट देखो जो रशिया का साथ देगा वह नॉन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का साथ दे रहा है ना। तो क्योंकि वो लोग ये बोल रही है दैट ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्रीज और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, जिसमें डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब यूक्रेन और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब रशिया बोला गया। जी हाँ, देखो दैट इज फैक्ट, आइडियोलॉजिकली अगर देखोगे दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट जैसा वेस्ट प्रोट्रे कर रही है क्या वो सही है? वो क्या बोल रही है दैट ये लड़ाई है बिटवीन दो आइडियोलॉजी। क्या ये दो आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई है? नहीं, ये दो आइडियोलॉजी के बीच में लड़ाई नहीं है भैया। इन्होंने इसीलिए अटैक किया यूक्रेन के ऊपर जिससे इनका सिक्योरिटी खतरा आ जा रहा था, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो को अगर ज्वाइन कर लेता है तब तो इनके ऊपर ना खतरा मंडराएगा यार। आप कोई भी सोचो ना, कोई भी देश क्या ऐसा कर सकती है? नहीं, राइट, है ना। इसीलिए इन्होंने बेसिकली अटैक किया। तो वेस्ट जो पोर्ट्रे कर रही है क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। सब समय हम लोग को वेस्ट का बात भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज कर रही है इंडिया को दैट विच साइड ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिवाइड इट वांट टू बी, राइट, जो क्या अगेन एक बेसलेस मिथ है, बिल्कुल ही सही नहीं है यार। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई ही नहीं है,
है ना। ये तो सिंपल एक सिक्योरिटी की लड़ाई है, दैट हाँ आप किसी देश का सिक्योरिटी में कोई खतरा में ला रहे हो, आप नाटो का एक्सपेंशन कर रहे हो, और मैं रोकना चाहता हूँ दैट हाँ मेरे जो फ्रंटियर कंट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट नाटो से ना जुड़े। तो इसने गलत क्या किया? आप सोचो ना, कल को ही अगर हमारे को ऐसा कुछ खतरा मंडराएगा, राइट, और कल बांग्लादेश किसी के साथ आईएसआईएस के साथ फॉर्मल अलायंस बना ले, तब तो हमें भी बांग्लादेश के ऊपर अटैक करना पड़ेगा ना। कॉमन सेंस सा बात है भाई, क्योंकि अगर वहाँ पे आईएस का गवर्नमेंट बन जाए या फिर तालिबान का गवर्नमेंट अगर बांग्लादेश में बन जाए तो हमारे ऊपर खतरा मंडराएगा, राइट। तो ऑफकोर्स प्रोबेबली हम लोग को भी इन्वेट करना पड़ सकता है, बट चलो वो सब तो नौबत आएगी ही नहीं, राइट। एनीवेज मैं जस्ट बोला, आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, इसको भावनाओं में मत ले लेना। इंडियाज डिसीजन टू एब्सटेन फ्रॉम द कंडेमनिंग रशिया इज बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल रैशनल, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इस मौके का फायदा पता है चाइना उठाना चाहता है, उसीलिए तो चाइना के अभी हाई टेक मिनिस्टर्स जो है वो इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया को वो करना चाहते हैं दैट देखो देखो वेस्ट कैसे हम लोग को क्या समझती है, और आप हमारे पाले में आ जाओ, जिससे हम लोग एक साथ वेस्ट के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। बट क्या इंडिया करेगी वो? ऐसा कभी भी नहीं अपन कर सकते, ठीक है। तो एनीवेज देखो, आप सब अपना पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, हम भी अपना जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, राइट। ये तो गेम ही ऐसा है। एनीवेज दोस्तों, एक नेक्स्ट छोटा सा एक आर्टिकल था, ये असम ट्रिब्यून का ही आर्टिकल था, बेसिकली राइनोस पॉपुलेशन के बारे में। अगेन हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ना दैट काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है राइनोस की पॉपुलेशन अराउंड बढ़ी है, राइट। वैसे ही अभी मानस नेशनल पार्क में भी इसका सेंसस कैरी आउट किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट मानस में भी जो है ना राइनोस की पॉपुलेशन बढ़ते हुए हमें दिख रही है, राइट। तो अगर बाई चांस इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट कंफ्यूज मत कीजिए दैट सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा में ही बढ़ी है ना। मतलब मानस नेशनल पार्क में भी बढ़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाला ही है। एनीवेज अब आ जाते हैं कुछ कुछ एमसीक्यूज में दोस्तों। सबसे पहला वाला एमसीक्यू, अच्छा अगेन एमसीक्यू का मैं आंसर आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, कल वाले क्लास में मैं आंसर दूंगा। आप प्लीज इसका आंसर नीचे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या समझे हो, राइट। पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। Director of CBI has been provided security of 2 years tenure by the CVC Act of 2003, which is true or not, that you need to write in the comment section. Next is CBI is also the nodal police agency in India which coordinates with the investigation on the behalf of Interpol members countries. Correct option आपको choose करना है, 1 only, 2 only, both none. Next, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग इन इंडिया एंड कंप्राइज ऑफ 12 इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, कलेक्शंस फ्रॉम ऑल द स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स आर क्रेडिटेड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। आपको बताना है 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर नीदर 1 nor 2। कौन सा आंसर है सही? नेक्स्ट इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफन सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू व्हाट? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, दूसरा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफ वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स, तीसरा है फास्टर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच मेक्स ट्रैवल फास्टर, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है दैट इनमें से ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है, राइट। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स को बिल्कुल देखिए, लिखिए ऑफकोर्स, एंड कल के क्लास में मैं बताऊंगा दैट आप लोगों में से कौन कौन से बच्चों ने सही आंसर लिखा है, राइट। सो एनीवेज अब आ जाता है मेंस के क्वेश्चन में हमारा डेली की तरह। क्लाइमेट, एक क्वेश्चन दिया हुआ क्लाइमेट चेंज, मतलब बेसिकली वाटर के ऊपर, राइट, ग्राउंड वाटर के ऊपर, है ना। हमने आसाम वाला भी आर्टिकल डिस्कस किया ही वैसे, बट हाँ ये जो है ना एक बड़ा सा आर्टिकल दिया हुआ था द हिंदू में, 2 आर्टिकल्स, तो उनको हम लोग वाइंड अप करके एक साथ डिस्कस करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन। Climate change, over exploitation and policy measures have combinedly turned into a water stress economy. Combinedly turned India, ठीक है, माफ करना ये छूट गया, है ना, into a water stress economy। इस पॉइंट को आपको डिस्कस करना है। तो देखो, आपको तो पहले बतलाना है, देखो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्कस मतलब क्या? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा दैट ये जो है कैसे इंडिया को वाटर स्ट्रेस इकोनॉमी बना रहा है, उसके रीजंस आपको देने पड़ेंगे, राइट। क्या क्या चैलेंजेस है वो आपको देने पड़ेंगे, वे फॉरवर्ड पॉइंट देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपका आंसर पूरा होगा। बट स्टार्टिंग में हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ एन इंट्रोडक्शन, राइट। जैसे यही वाला लिख दीजिए ना, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और फ्लॉड पॉलिसी मेजर जो है, इन्होंने सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया वाटर अवेलेबिलिटी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, विच हैज लेड टू सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया।
जैसे मिलियंस ऑफ पुअर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू लिव विथ लो एडेप्टिव कैपेबिलिटीज। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखोगे तो यहाँ पे मोर और लेस पानी की ऐसा आसाम में अभी तो उतनी कमी नहीं है ना, बट आने वाले समय में आ ज़रूर सकता है। बट हाँ, बहुत एक मेजर चंक ऑफ इंडिया है, जैसे डेक्कन प्लेटू वाला रीजन देख लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही कम वाटर, ग्राउंड वाटर बचा हुआ है। जो भी वेटलैंड्स है उसको ड्राई कर लिया जा रहा है। क्यों? अर्बनाइजेशन फैल रहा है। मोर ओवर ओवरऑल अगर देखोगे वाटर मैनेजमेंट वो बिल्कुल अनसस्टेनेबल हो गया है इन अ मेजर रेंज ऑफ इंडिया। राइट नाउ रीजंस क्या है? रीजन सबसे पहला तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अगर देखोगे ग्राउंड वाटर जो है प्रोवाइड करती है 2/3 ऑफ द इरिगेशन रिक्वायरमेंट, बट 85% ऑफ द टोटल जो एडिशन किया जाता है ना इरिगेशन में, वो ग्राउंड वाटर के थ्रू ही आ जाता है। राइट, तो एक्सप्लॉयट तो हो रहा है ना ग्राउंड वाटर, है ना। नेक्स्ट इज रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। राइट, इट इम्प्लाइज हाई वाटर डिमांड। ऑफकोर्स अर्बनाइजेशन मतलब ज़्यादा लोग अर्बन रीजन में आ रहे हैं, ज़्यादा लोग एक्टिविटी करेंगे, मतलब ज़्यादा वाटर का डिमांड होगा इन इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट अदर अर्बनाइज एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो वाटर का खपत तो हो रहा है ना जी, वाटर का स्ट्रेस तो हो रहा है ना, हमें देखने को मिल ही रहा है। नेक्स्ट इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। जैसे सोचो कमांड एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अब कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अगर सोचो वाटर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें तो ये तो पता है ना जी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। नहीं अब पता है तो फिर मुश्किल में हो, लेकिन आप ठीक है, इसमें क्या किया जाता है दैट इरिगेशन पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये इम्बैंकमेंट क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, जिससे पानी जो है वो इधर से डिफरेंट अदर रीजन्स में भी जा सके। राइट, अब सोचो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये अगर प्रॉब्लम है, सोचो ये बीच से टूट गया, ठीक है, तो इधर से पानी लीक करेगा ना जी, है ना, जो कि यहाँ से बहना चाहिए था, तो वहाँ पर भी तो पानी के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है ना, दैट जो पानी एक्चुअली में जहाँ पर जाना चाहिए था वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। राइट, देयर इज इंक्रीजिंग वेरिएबिलिटी ऑफ मानसून, दैट द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है यह शो करता है सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। जी हाँ, एब्सोल्युटली, आप खुद सोचिए ना, ये सब क्या दर्शाता है हमें दैट आने वाले समय में इंडिया में वाटर स्ट्रेस जो है और भी बढ़ सकता है। इनफैक्ट अगर हमारे पास डेटा भी देखोगे ना, वैसे वाटर रिलेटेड डेटा जो है ज़्यादातर अनरिलायबल होता है। राइट, क्यों? क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, जो भी मेथडोलॉजीज के माध्यम से हम लोग को इस वाटर का डेटा हम लोग निकालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज है। इनफैक्ट अगर पॉलिसीज अगर इश्यूज देख लीजिए वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इंटेंसिव पॉलिसीज, ग्रीन रिवॉल्यूशन, दिस हैज लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बाय द फार्मर्स। ना सवाल होता है वे फॉरवर्ड क्या है भैया? वे फॉरवर्ड देखो अलग अलग आप दे सकते हो दैट कैसे हम इस वाटर का जो स्ट्रेस है उसको रोक सकते हैं। अब बता सकते हो दैट हाँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे? ऑफ कोर्स वाटर एफिशिएंट क्रॉप लगाओ आप, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस टाइप के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए हमें अर्बन प्लानिंग में। रिवर रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट्स को हमें कार्य फॉरवर्ड करना चाहिए और सेंटर और स्टेट को एक साथ आना चाहिए, जिससे जो भी रिवर अगर सूख भी रहे बाई चांस, राइट, उसको रिजुविनेट कैसे किया जाए। जैसे आप देखो को पता होगा, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो केन बेतवा लिंक। राइट, तो केन बेतवा में क्या हो रहा है दैट एक्सेस वाटर जो केन में है उसको बेतवा में भेज दिया जाएगा। राइट, इससे क्या होगा दैट बीच वाला जो बुंदेलखंड रीजन है ना उसको भी पानी पहुंचेगा। समझ रहे हो बात? तो इस टाइप के छोटे मोटे आप केस स्टडीज को भी पुट फोर्थ कर सकते हो अपने आंसर्स में, आंसर्स का वैल्यू एडिशन और भी बढ़ जाएगा। राइट, है ना। अब SDG 6 भी क्या है? ऑफ कोर्स वाटर यूटिलाइजेशन के रिलेटेड है। राइट, तो इसको भी ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, रिवैम्प करना पड़ेगा हमको वाटर रिलेटेड डेटा सिस्टम, जिससे हमें प्रॉपर डेटा डिफरेंट इंडिया में अलग अलग रीजन में वाटर का आ सके। ठीक है, तो यही सब चीज़ें करके हम लोग वाटर की जो खपत है उसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। राइट, so anyways guys, this was all about the discussion that we had for this very session. We will be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video guys. Thank you very much.